हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी का चहेता टॉपिक छंद, जिसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। बच्चे बार बार मैसेज कर रहे थे कि मैडम मैडम छंद और अलंकार करवा दीजिएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अलंकार तो मैंने काफ़ी दिन से अपने चैनल पर करवा रखे हैं और कम से कम 28-30 अलंकार करवा रखे हैं, जो कि यूजीसी नेट तक आपके सफिशिएंट रहने वाले हैं। तो जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है वो देख ले। और बिल्कुल ऐसे कीवर्ड्स बता रखे हैं आपको कि आप देखते ही अपने आंसर को टिक कर देंगे। पीजीटी टीजीटी एस्टेट वाले बच्चे, यूजीसी नेट वाले बच्चे भी, आपको पंक्तियां देखनी है। पंक्तियां देखते ही वो कीवर्ड्स ढूंढने हैं और ढूंढते के साथ आप टिक कर देंगे। इस तरीके से मैंने आपको छंद करवा रखे हैं। नहीं देखे है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अलंकार को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छंद, जिसका शायद थोड़ा सा टफ भी लगता है। मुझे भी बहुत टफ लगता था, लेकिन आज मुझे ये सबसे आसान ही लगता है, इतना टफ नहीं है। और काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि मैम छंद पर बनाइए, तो आज हम इस छंद पर चर्चा करेंगे। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको छंद करवाऊं। तो आपसे एक तो सबसे पहले यही हार्दिक रिक्वेस्ट है कि बेटा, एक गुरु होने के नाते आपसे गुरु दक्षिणा में यही चाहते हैं कि आप, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो चैनल पर देख रहे होते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपको एक आइकन प्रेस करने में कोई भी आपका कुछ खर्च नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन पर दबाएं, प्रेस करें और घंटी पर भी आप अपना प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और क्योंकि इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। हमारा चैनल बिल्कुल नया है अभी, तो वैसे तो बच्चों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है। हमारे 500 यानी कि 600 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर्स जाने वाले हैं। और सब्सक्राइबर बढ़ाने के पीछे मेरा मंतव्य यही रहता है कि बच्चे ना सब्सक्राइबर देखकर ही चैनल को ओपन करते हैं। तो मेरी आप सभी से हार्दिक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो मैं सोचती हूँ कि आसान शब्दों में आप छंद को समझ पाएँ। यही मेरी आज कोशिश रहेगी कि आसान से आसान शब्दों को मैं पढ़ाऊँ आपसे छंद को। और किस तरीके के प्रश्न छंद से पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। पीजीटी टीजीटी एस्टेट में किस प्रकार के पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट में किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो छंद पढ़ाने से पहले मैं आपको छंद के बारे में बताती हूँ कि छंद की शुरुआत कहाँ से हुई। उसके बाद जो ये आपको टेबल दिख रही है, हम ये करेंगे। वार्णिक छंद करेंगे, मात्रिक छंद करेंगे, मुक्तक छंद भी करेंगे। तीनों प्रकार के छंद करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ छंद एवं उसके प्रकार। तो छंद किसे कहते हैं? छंद शास्त्र के, पहले तो छंद के बारे में बताएंगे कि छंद आया कहाँ से, क्या होता है। हाँ, ये वीडियो मैंने इसलिए निकाल रखी थी कि आपको दिखा सकूं कि छंद किस बला का नाम है। देखो, छंद क्या होता था कि पहले के जो कवि थे ना, अब आधुनिक काल के बाद तो छंद जो है लगभग क्या 99% बंद ही हो गया है। अब छंद मुक्त रचनाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और छायावादी जो काल था उसमें निराला जी ने छंद मुक्त कविता को बंधन से मुक्त करने की बात कही थी। तो उसके बाद से ही छंद मुक्त कविताएं रचित होती रही हैं। तो इससे पहले जो आप आदिकाल, आपका भक्ति काल है, आपका रीति काल है, उनमें छंदों की भरमार थी। और ये हमारे काव्य शास्त्र का ही एक टॉपिक है। तो पहले के जो कवि थे वो छंद में रचनाएं करते थे, मतलब काव्य की जो रचना करते थे वो, ये देखो आपके सामने मैं आपको 4 पंक्तियां दिखा रही हूँ। जैसे कि ये किसी की पंक्तियां हैं, किसी कवि की। बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरल अनुरागा, अमीय पुरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। अब पता नहीं, देखो मान लो आप ये जो भी हैं, ये 4 पंक्तियां हैं हमारे पास। तो इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है? ये कवि ने तो अपनी रचना लिख दी और लिखते वक्त उसने छंद का भी ध्यान रखा होगा। तो इसमें कौन सा छंद है, हमें ये पहचानना है। तो छंद को पहचानने के लिए हम 2 चीज़ों का प्रयोग करते हैं। एक तो हमारे पास वार्णिक छंद होते हैं, एक तो वार्णिक छंद होते हैं, और एक हमारे मात्रिक छंद होते हैं। एक हमारे मात्रिक छंद होते हैं और एक मुक्तक छंद होते हैं। ये 3 प्रकार के हमारे पास
छंद होते हैं। तो कुछ जिनमें वर्ण गिनते हैं हम, वर्णों की गणना की जाती है, उसे वार्णिक छंद कहते हैं। और जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। और जिस छंद में ना मात्राएं होती हैं और ना ही वर्ण होते हैं, उन्हें हम मुक्तक छंद कहते हैं। तो यहाँ 3 प्रकार के छंद पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि छंद किसे कहते हैं। तो छंद की परिभाषा से देखेंगे आप कि छंद किसे कहते हैं। छंद की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले जो है छंद का हमें कहाँ से पता चलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। और छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम के ऋषि थे। इन्हीं के नाम पर छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। यानी कि आपको पिंगल कहे चाहे छंद कहे, बात एक ही है। और छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है अगर आपसे पूछे तो ये ऋग्वेद में मिलता है। और छंद शास्त्र को पद्य का क्या कहते हैं? व्याकरण भी कहते हैं। अब आपने 2 चीजें पढ़ी होंगी, एक गद्य होता है और एक पद्य होता है। तो जिसमें हमारा काव्य होता है, जिसमें कविताएं होती हैं, अर्थात जिसमें लय होती है, जिसमें संगीत होता है और जिसमें छंदों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? काव्य रचना कहते हैं। और ये गद्य रचना होती है, इसमें छंदों का प्रयोग नहीं होता। इसमें क्या होता है? विचारों की प्रधानता होती है। इसमें विचारों की प्रधानता होती है और इसमें भावों की प्रधानता होती है। तो जो भावों की अभिव्यक्ति होती है उसे हम काव्य कहते हैं, और जो विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे हम गद्य खंड कहते हैं। और विचारों का विश्लेषण भी होता है, संश्लेषण भी होते हैं, वर्णनात्मक शैली भी होती है। तो इस टाइप से ये जो रचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। और दूसरी रचना क्या कहती है? पद कहलाती है। और दोनों रचनाओं के मिश्रण को क्या कहते हैं हम? चंपू काव्य कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो हमारी जो छंद था, छंद का जो सीधा मतलब है वो पद्य से होता है, यानी कि हमारे काव्य से होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब छंद की हम परिभाषा देखते हैं। अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा की गणना, यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। यानी कि एक ऐसा काव्य रचना जिसके अंदर अक्षर और अक्षरों की संख्याएं, मात्रा और मात्राओं की गणना की जाती है, जहाँ पर यति होती है। यति मतलब जहाँ पर पढ़ते वक्त काव्य को वहाँ पर रुकना पड़ता है, और उसकी गति भी होती है। ठीक है, उसमें जिसमें तुक भी होते हैं। तो उस रचना को क्या कहते हैं हम? छंद कहते हैं। इन सब का जो व्यवस्थित तरीके से और या विशिष्ट नियमों से जो नियोजित रचना होती है, जिस उसे क्या कहते हैं हम? पद। यानी कि क्या कहते हैं उसे? उस पद रचना को छंद कहते हैं। तो छंद की परिभाषा आप समझ गए होंगे। अक्षरों की संख्या, कर्म, मात्राएं, मात्राओं की गणना, यति, गति आदि विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंद को पद का व्याकरण भी कहते हैं। और सर्वप्रथम जो छंद का उल्लेख हो ऋग्वेद में मिलता है। और छंद का आदि प्रेरणा तो जो ऋषि थे वो ऋषि पिंगल थे। इन्हीं के नाम पर छंद का एक दूसरा नाम पिंगल भी है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आसान से आसान शब्दों में आपको समझाऊं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो बच्चा हमारा छंद का टॉपिक देख रहा है और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब हम पढ़ेंगे कि छंद के कौन कौन से अंग होते हैं। छंद के कौन कौन से अंग होते हैं, मतलब इन अंगों को देखकर ही हम कह सकते हैं कि ये रचना छंद है। तो उसके अंदर क्या होते हैं? एक तो चरण होते हैं। क्या होते हैं? रचना के अंदर चरण होते हैं। चरण होते हैं, जैसे कि एक आपको बताती हूँ चरण किसे कहते हैं। एक हम रचना लेते हैं, जैसे कि ये है मेरे पास। ये क्या है कि छंद के 4 भाग होते हैं और हर भाग को हम क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने ये एक उदाहरण ले लिया, जैसे कि यही है, इसे ही हम ले लेते हैं। इसमें कितने हैं? 4 चरण है। तो किसी में तो 4 चरण होते हैं, किसी में 6 चरण होते हैं। ठीक है, और किसी में 4 चरण होते हैं बट लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं। जैसे रईमन रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, वो वाला है। जैसे कि होता तो 4 पंक्तियों में होता है, लेकिन लिखा 2 ही पंक्तियों में जाता है। ठीक है, तो ये जैसे आपके पास ये 4 पंक्तियों में रचित है, तो ये क्या कहलाएंगे? चरण कहलाएंगे। अब ये इसकी जो पहली पंक्ति है
और जो तीसरी पंक्ति है उसे हम विषम चरण कहेंगे। दो प्रकार के चरण होते हैं हमारे पास, एक सम चरण होता है और दूसरा हमारे पास विषम चरण होता है। तो सम का मतलब जो हमारे विषम चरण बता रही हूँ मैं पहले, पहली और तृतीय पंक्ति को हम क्या कहते हैं, छंद की पहली और तृतीय पंक्ति को हम विषम चरण कहते हैं और छंद की दूसरी और चौथी पंक्ति को हम क्या कहते हैं, सम चरण कहते हैं। तो चरण क्या होते हैं, छंद के जो चार भाग होते हैं उन्हें प्रत्येक उसको क्या कहते हैं, हम चरण कहते हैं। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, हम चरण कहते हैं। तो चरण दो प्रकार के होते हैं, सम चरण और विषम चरण। तो पहली और तृतीय जो पंक्ति होती है उसे विषम चरण कहते हैं और दूसरी और चतुर्थ जो पंक्ति होती है उसे सम चरण कहते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे चरण क्या होता है, समझ गई। अब क्या होता है वर्ण और मात्रा। अब देखो वर्ण और मात्रा भी मैं आपको बताती हूँ, यहीं पर हम चलते जाएंगे, एक एक उदाहरण देख लेते हैं। अब मेरे पास जैसे कि ये है, दो पंक्तियां लिखी हुई हैं, मेरे पास थोड़ा स्क्रीन का अभाव है, अगर वैसा होता तो थोड़ा सा और अच्छे से आप समझ पाते। आप इधर मत ध्यान दीजिएगा, जो इधर है आप इसे देखिएगा कि मेरे पास ये दो पंक्तियां हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं और मात्रा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर वर्ण का मतलब होता है, क्योंकि हमारे पास जो छंद है वो तीन प्रकार के हुए, एक तो वर्णिक छंद है और एक मात्रिक छंद है और एक मुक्तक छंद है। तो हम जिसमें वर्ण गिनेंगे उसे वार्णिक छंद कहेंगे और जहाँ पर मात्राओं की गणना करेंगे उसे मात्रिक छंद कहेंगे। तो यही था हमारा वर्ण और मात्रा। और वर्ण और मात्रा का एक क्रम होता है, ठीक है, और इनकी संख्या भी निश्चित होती है। तो हर एक जो छंद होता है कि इतने वर्ण वाले छंद को कौन सा छंद कहेंगे, इस प्रकार से इनकी एक निश्चित वर्ण होती है, निश्चित मात्राएं होती हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये मैं है, अब वर्ण किसको कहेंगे, अब हम वर्ण किसको कहेंगे, वर्ण किसको कहेंगे, जो हमारा स्वर सहित जो व्यंजन होगा, जो स्वर सहित व्यंजन होगा, स्वर सहित जो व्यंजन होगा। अब स्वर सहित जो व्यंजन है वो कौन सा होगा, व्यंजन तो आप सभी समझते होंगे, कैसे लेकर गे ज्ञानी तक जो हैं हमारे क्या हैं, व्यंजन कहलाते हैं। और अब मैं इस कै के नीचे ये जो कै है मेरा, ये जो कै मैंने लिखा है ये क्या है, एक व्यंजन है। और कैसा व्यंजन है, ये स्वर सहित व्यंजन है। और ये जो कै है, अगर इसमें से मैं स्वर बाहर निकाल दूं, ये ए मैं बाहर निकाल दूं, तो ये क्या रह जाएगा, स्वर रहित व्यंजन हो जाएगा। तो ये हमारा जिसमें हलंत लगा हुआ होता है उस व्यंजन को हम गणना नहीं करेंगे, जिस ऐसे व्यंजन को गणना करेंगे जिसमें स्वर भी शामिल हो। मतलब इस प्रकार के व्यंजनों को हम लेंगे, इस प्रकार के व्यंजनों को हम नहीं लेंगे। अर्थात जिसके नीचे हलंत लगा हुआ होता है वो हमारा आधा व्यंजन होता है, ठीक है, उसमें स्वर नहीं होता। लेकिन जब हम वर्णों की वर्ण गिनेंगे, वार्णिक छंद में जब वर्णों की संख्या गिनेंगे तो हम क्या करेंगे, पूर्ण उसको लेंगे, स्वर सहित जो व्यंजन है, यानी कि जो स्वर सहित जो व्यंजन है उसे ही हम गिनेंगे, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि थोड़ा सा स्वर सहित जो व्यंजन है वो जैसे क है, आपका ख है, ग है, ये सारे क्या हैं, स्वर सहित व्यंजन है। तो स्वर रहित क्या होता है और स्वर सहित क्या होता है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। हर एक व्यंजन में क्या होता है, स्वर मिक्स होता है, और जब स्वर बाहर निकाल देते हैं तो वो स्वर रहित व्यंजन हो जाता है। तो वार्णिक छंद में हम क्या करेंगे, स्वर सहित वाला ही व्यंजन हम गणना करेंगे। तो ये मैं आपको बता रही थी। जैसे अब ये क्या है, ये मेरे पास दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें हैं, इसमें वर्ण क्या है, एक मैं है, इसमें वार्णिक मैं अभी आपको समझाने लगी, अभी मैं ये नहीं बताऊंगी, अभी मैं यहाँ पर हूँ। मैं आपको ये बता रही थी कि वर्ण किसे कहते हैं और मात्रा किसे कहते हैं। जैसे किसी भी अक्षर के ऊपर ये लगी कै ऊ, तो कै की ये ऊ की मात्रा लग रही है तो ये छोटी मात्रा है, और ये कै के बड़े ऊ की मात्रा लग रही है। तो ये मात्रा भी हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक तो गुरु मात्रा, एक गुरु मात्रा और एक लघु मात्रा। तो जो लघु मात्रा का जो चिन्ह होता है वो तो एक पाई रेखा होता है, और जो गुरु मात्रा का प्रतीक चिन्ह होता है ये वर्तुल रेखा होती है। इस प्रकार को कहते हैं, यानी कि ये दीर्घ मात्रा होती है और ये हमारी लघु मात्रा होती है, ठीक है। लघु मात्रा और गुरु मात्रा दो प्रकार की मात्रा होती हैं।
ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कोशिश कर रही हूँ समझाने की। आप चरण तो समझ गए होंगे कि जैसे भी कोई भी 4 पंक्तियाँ हैं, उन्हें क्या कहेंगे, वो हर एक पंक्ति को क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। चरण हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, सम चरण और विषम चरण। जो आपके पास कोई भी मान लो 4 पंक्तियाँ हैं, उसकी पहली और तीसरी पंक्ति आपकी विषम चरण कहलाएगी और दूसरी और चौथी क्या कहलाएगी, सम चरण कहलाएगी। अब दूसरी बात करते हैं हम वर्ण की। अब वर्ण को जब हम गिनेंगे छंद के अंतर्गत, तो हमारा जो व्यंजन है वो स्वर सहित होना चाहिए, उसे एक वर्ण का नाम देंगे हम। ठीक है। अब मात्रा कैसे गिनेंगे, छंदों की मात्रा किसे कहते हैं, जो स्वर के जिस व्यंजन के ऊपर जो मात्रा लगी हुई होती है उसकी गणना ही क्या कहलाती है, छंद की मात्रा कहलाती है। ठीक है। तो उसमें मात्राओं को गिनेंगे। अब मात्रा भी 2 प्रकार की होती है, एक लघु मात्रा, ये मैंने अभी बताया, मैं रिवाइज करवा देती हूँ। एक लघु मात्रा और दूसरी कौन सी होती है, गुरु मात्रा। तो लघु मात्रा का मैंने आपको साइन बताया, एक लघु मात्रा की एक ही गिनेंगे, और जैसे कि जो दीर्घ मात्रा है उसे हम ऐसे गिनेंगे। ठीक है। जैसे कि यही एक अक्षर हम ले लेते हैं, जैसे मेरे पास ये एक अक्षर है, ये मैंने एक अक्षर लिख दिया, जैसे कि ये तुक है। तो तुक के अंदर कौन कौन सी मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर एक होगी, और जो ये भी सिंगल है तो यहाँ पर भी एक मात्रा होगी। अगर इसी को मैं बड़ा कर दूं तो मात्रा हम ये लेंगे, दीर्घ मात्रा होगी। अब दीर्घ कहाँ लेनी है और छोटी मात्रा कहाँ लेनी है, वो भी मैं आपको बारी बारी बताऊंगी। अब मैं मात्रा बता रही हूँ तो मैं यहीं आपको बता देती हूँ, लघु मात्रा कहाँ कहाँ पर लेंगे हम। जो लघु मात्रा है वो कहाँ कहाँ हम गिनेंगे। जो लघु मात्रा होती है, वो लघु के लिए हमारे पास एक पाई चिन्ह होता है, ये वाला पाई, एक ही रेखा होती है। जैसे कि हमारे पास ए है, ए, ई, उ, और ए, ई, उ और री। री को ध्यान रखना, इसको भी हम लघु मात्रा में ही गिनेंगे। और इसकी, जैसे कि इसके लिए क्या करेंगे, एक लघु मात्रा, यहाँ पर भी लघु मात्रा, और इसके लिए भी क्या होगी, लघु मात्रा, और इसके लिए भी क्या होगी, लघु मात्रा। और जिस अक्षर के ऊपर चांद बिंदु होगी उसके लिए भी हम क्या करेंगे, लघु मात्रा ही गिनेंगे। अब ये आप ध्यान रखते जाना, जब मैं आपको जैसे हमारे पास कोई छंद की रचना आएगी, जब मैं आपको बताऊंगी कि आपको मात्राएं गिननी है और बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। आपको वर्ण गिनने हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है, क्योंकि अक्सर पेपर में आपके मात्रिक छंद ही पूछे जाते हैं। मात्रिक छंद ही आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको मात्राएं गिननी आनी चाहिए। अगर कहीं पर ए है तो वहां पर हम लघु मात्रा लेंगे, छोटी ई है तो भी लघु मात्रा लेंगे, और छोटा ऊ है तो लघु मात्रा लेंगे, और री है तो भी लघु मात्रा लेंगे, और अगर चांद बिंदु है तो भी हम क्या लेंगे, लघु मात्रा लेंगे। और लघु मात्रा के लिए खड़ी पाई हम क्या करते हैं, ये इसका जो है एक पाई रेखा जो होती है, ये इसका चिन्ह होता है लघु मात्रा का। आप याद रखेंगे, लघु मात्रा का ये वाला चिन्ह है। और दीर्घ मात्रा के लिए हम ये वाला चिन्ह लेंगे। और दीर्घ मात्रा हम कहाँ कहाँ पर लेंगे, अब मैं आपको ये और बता देती हूँ। जब हम दीर्घ, जो हमारे व्यंजन है या स्वर हैं, जैसे आ, व्यंजन नहीं सॉरी, ये आपके स्वर आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और री तो हमने उसमें ले लिया, ए, फिर आई, फिर ओ, औ, औ, और फिर अंग, और फिर ए, ये वाले। इनके साथ क्या लेंगे हम, इनके साथ क्या लेंगे हम, यहाँ पर क्या लेंगे हम, ये वाला लेंगे। और यहाँ पर भी हम दीर्घ, जो है आपकी लघु गुरु मात्रा है, वो लेंगे। और इस मात्रा के साथ भी हम गुरु मात्रा, इसके साथ भी गुरु, इसके साथ भी गुरु, यहाँ भी गुरु, यहाँ भी गुरु, और गुरु लेंगे। और लघु का लेंगे, मैंने आपको बताया था, लघु का लेंगे ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, और चांद बिंदु वाले अक्षर, इनके साथ हम क्या लेंगे, लघु मात्रा लेंगे। और इनके साथ क्या लेंगे, हम दीर्घ मात्रा लेंगे। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और दीर्घ मात्रा लेंगे
अभी मैं वर्ण और मात्रा ही सिखा रही हूँ, बस इसी का खेल है, इसी के आधार पर पूरा छंद है। तो मात्रा ही मैंने बताई, मात्रा आपको मैंने दो प्रकार की बताई, लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा। तो दीर्घ मात्रा का जो चिन्ह है ये वाला है और लघु मात्रा का चिन्ह है ये वाला है। और लघु मात्रा में मैंने आपको 4 या 5 अक्षर बताए हैं, ए, ई, उ, री और ये वाला चांद, चांद बिंदु वाला। जिस अक्षर पर ये होगा वहां पर हम क्या लेंगे, लघु मात्रा लेंगे। यहाँ पर हम लघु मात्रा लेंगे और दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ, यहाँ पर हम लघु मात्रा लेंगे और दीर्घ मात्रा लेंगे। जहाँ बच गए उन सभी अक्षरों पर हम क्या लेंगे, सभी स्वरों पर क्या लेंगे, हम दीर्घ मात्रा लेंगे। और आपको पता है कि स्वरों की जो मात्रा होती है वो व्यंजनों पर ही लगी हुई होती हैं, क्योंकि व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और स्वरों की सहायता से ही लिखे जाते हैं, और स्वर जो होते हैं अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो लघु और दीर्घ मात्रा आप अच्छे से समझ गए होंगे। और वर्ण भी मैंने आपको बताया कि वर्ण हमें कैसे गिनने हैं, जो स्वर सहित व्यंजन होगा उसे हम एक वर्ण का नाम देंगे। ठीक है, तो उसमें ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो मात्रा वाले हैं ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आपको दीर्घ मात्रा कहाँ पर लेनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। आपको और दीर्घ मात्रा कहाँ कहाँ पर लेनी है, जैसे कि हलंत से पहले वाला वर्ण है, जैसे कि एक अक्षर है, मैं लिखता हूँ राजन, मैंने ये अक्षर लिख दिया, तो इसमें आप कौन सी मात्रा लेंगे, हिसाब से तो आपको कौन सी यहाँ पर मात्रा लेंगे, जो जहाँ पर ये होता है हमारा, जहाँ पर हलंत लग जाता है उससे पहले वाला जो आपका वर्ण होगा उसको भी हम दीर्घ वर्ण लेंगे। एक तो इस बात का ध्यान रखना आपको। और दूसरा क्या है, दीर्घ मात्रा की बात बता रही हूँ मैंने, दीर्घ मात्रा किस किस के साथ लेंगे, देखो मैं फिर से बता देती हूँ आपको। आ, बड़ी ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग और ए। और ये तो मैंने बताया आपको अंग ए, इन सभी के साथ क्या लगेगी, दीर्घ मात्रा लगेगी। एक और दीर्घ मात्रा, जहां पर भी आपके मान ले छंद में कहीं पर हलंत लगा हुआ मिल गया जिस अक्षर में, और हलंत से पहले वाले को क्या करेंगे आप, उसे दीर्घ कर देंगे। ठीक है, उसे दीर्घ कर देंगे और इस, ठीक है, इसे दीर्घ कर देंगे। एक जो हमारे संयुक्त वर्ण आते हैं, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, जैसे कि ये आपके ये वाले, इस तरीके से मान लो नित्य मैंने लिखा तो ये संयुक्त है आपके। ठीक है, ये आधा अक्षर जहां पर भी आ रहा है तो उससे पहले वाला क्या हो जाएगा आपका, दीर्घ लेंगे उसे हम, उसे भी किसमें दीर्घ मात्रा में हम करेंगे। अब मात्रा कैसे लगाएंगे, जैसे कि मैंने एक अक्षर लिखा, एक शब्द लिखा आपके पास मत, अब इसमें बताओ लघु मात्रा लगेगी या दीर्घ मात्रा लगेगी। तो जैसे मैं है, तो भाई मैंने बताया इसमें तो कोई बड़ी वाली मात्रा ही नहीं है, है तो यहाँ क्या आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था, मैं आपको मात्रा लगानी सिखाती हूँ। जैसे कि मैं मत, मैंने एक शब्द लिख दिया, ठीक है, तो मैंने आपको मात्रा दो बताई हैं, एक गुरु मात्रा बताई है और एक लघु मात्रा बताई है। तो इसमें कौन सी मात्रा होगी, बाद में कुछ नहीं है, बस आप यही सीख लें, उसके बाद आपका छंद क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया लघु किस किस के साथ आता है, ए, ई, उ, री, इनके साथ क्या आती है, लघु मात्रा आती है। तो मैं में क्या है, ए है, तो यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, लघु मात्रा आ जाएगी। और तय में भी क्या है, ए है, तो यहाँ भी आपकी क्या हो जाएगी, लघु मात्रा हो जाएगी। अब अगर मैं इस अक्षर को मत न लिखकर मती लिख दूं, फिर आप इसके ऊपर कैसे मात्राओं को गिनेंगे। तो ये मैं है, इसमें भी स्वर है आपका, ठीक है, तो इस पे कोई और मात्रा नहीं है, यानी कि एक ही मात्रा है। तो आप इसको किस में लेंगे, दीर्घ लघु में लेंगे। और यहाँ पर भी छोटी ई है, मैंने बताया था छोटी ई की मात्रा भी होगी, वहां पर भी कहाँ लेंगे हम, लघु ही मात्रा गिनेंगे। अब इसी अक्षर को अगर मैं मान लो ऐसे लिख देती हूँ, तो यहाँ पर कौन सी मात्रा होगी आपकी, यहाँ पर ए है, तो ये यहाँ पर आपकी लघु मात्रा होगी। और बड़ी ई की मात्रा मैंने किस में बताई थी, दीर्घ में होगी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जैसे कि एक अक्षर ये लिखा हुआ है विराम, इसी को ले लेते हैं। आपको अक्षरों की अगर मात्रा गिननी आ गई तो आप छंद को पहचानने में गलती नहीं करेंगे। जैसे मेरे पास ये एक अक्षर है विराम, इसी की बताइए आप, इसी की लिखते हैं। तो वी पे छोटी ई की मात्रा है, तो इसको कैसे, इसका चिन्ह क्या है, एक ही है, एक ये रेखा, एक पाई रेखा लगेगी। अब ये रा है,
रा है ये दीर्घ स्वर है, ये किस में है, दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ ही आपकी मात्रा होगी और इसका चिन्ह ये होगा। और जो मैं है ये लघु है, तो इसमें ये लगेगा। इस तरीके से हम मात्राओं को गिनते चले जाएंगे। ठीक है, अब ये एक अक्षर देखिए, जैसे ये शब्द लिखा हुआ है, तो इसके अंदर किसकी मात्रा है, दोनों में किसकी मात्रा है, आ। और आ जिसके अंदर हो, मैंने क्या बताया था, वहां पर आपकी गुरु मात्रा लगेगी। तो माँ में क्या लगेगी, गुरु मात्रा, और इसमें भी कितनी लगेगी, गुरु मात्रा। और लघु मात्रा की जो संख्या होती है उसे हम एक से ही गिनते हैं, और जो दीर्घ मात्रा को हम संख्या दो से लेते हैं। यानी कि यहाँ पर कितनी मात्रा होगी, दो ये मात्रा और दो ये मात्रा, कितनी मात्रा होगी, चार मात्रा। और ठीक है, ये इस तरीके से हम मात्राएं गिनेंगे। जैसे इसमें देखें हम, तो एक तो लघु मात्रा, इसमें कौन सी होगी, दीर्घ मात्रा, और इसमें कौन सी होगी, लघु मात्रा होगी। तो इस अक्षर में आपकी मात्राएं कितनी होगी, दो, एक और दो तीन और एक चार। इस तरीके से हम मात्राओं की क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो जो ये वर्तुल रेखा है इसकी संख्या हम दो मात्रा से लेते हैं, और जो हमारी खड़ी पाई रेखा है इसकी संख्या हम एक मात्रा से लेते हैं। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। बस मात्राओं में थोड़ा अंतर वो था, थोड़ा सा वो था, थोड़ी कठिनाई आपको आ सकती है। वर्ण में कोई नहीं है, वर्ण में सीधा हम वर्ण गिनते चले जाएंगे। बस वर्ण कैसा होना चाहिए, स्वर सहित होना चाहिए, उसमें स्वर होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो वर्ण और मात्रा आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, पद भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा। और अब हम क्या करेंगे, संख्या और कर्म। तो संख्याएं आप देखेंगे कि किस में कितनी संख्या है और उनका कर्म क्या है, ये भी मैं आपको जब बताऊंगी तो आपको समझाऊंगी। संख्या गिनेंगे कि किस में कितनी मात्राएं हैं, क्योंकि दोहे में अलग मात्रा, अलग संख्या है मात्राओं की, चौपाई में अलग है, रोला में अलग है। तो यहाँ पर वो संख्या होती है, मात्राओं की जो गणना होती है उसे ही हम संख्या कहेंगे, और उनका एक निश्चित कर्म भी होता है। तो मात्राओं का निश्चित कर्म ही क्या कहलाता है, आपका कर्म कहलाएगा। गति क्या होता है, छंद का जो पढ़कर बोलने का, पढ़ने का जो प्रवाह होता है, छंद के पढ़ने का जो प्रवाह होता है उसे गति कहते हैं। और छंद में पढ़ते पढ़ते जहाँ पर रुकने का विधान होता है उसे विराम कहते हैं। और तुक क्या कहते हैं, जैसे अंतिम जो चरण होंगे उनका मैं आपको तुक बताती हूँ यहीं पर। तुक किसे कहते हैं, तुक इसे कहेंगे, जैसे कि ये आप लास्ट के अक्षर देख रहे हैं, लास्ट के बाजी, कुराजी, जहाजी, ये लास्ट में तुक मिल रहे हैं। तो इसे क्या कहते हैं, जो अंतिम जो अ, अंतिम जो वर्ण मैत्री है उसी को हम क्या कहते हैं, इसका कि वर्णों की किस प्रकार की मैत्री है उसे हम क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। ठीक है, और गण किसे कहते हैं, अब ये गण किसे कहते हैं, जो गण होते हैं, गणों की जो संख्या होती है वो तीन ही होते हैं। गण का अर्थ होता है एक समूह, गण का क्या अर्थ होता है, समूह। और ये समूह जो है तीन वर्णों का होता है, तीन वर्णों का समूह होता है, ना इससे ज्यादा और ना ही इससे कम। तो जैसे समूह है, जैसे कहीं आप पढ़ेंगे ना, तगण लिखा आएगा, कहीं पर मगन लिखा आएगा, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। तो ये गणों का समूह है, ये भी क्या है, समूह है, गणों का क्या है, समूह है। तैगण, मगन, अब ये बनते कैसे हैं ये मैं आपको अभी सिखा देती हूँ कि ये किस प्रकार से बनते हैं, जो आपको कंफ्यूज करते हैं। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। तो गणों की संख्या कितनी है, अगर आपसे पूछे तो गणों की संख्या कितनी है, 8। एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ मैं। तो वर्ण आपको मैंने बताया, स्वर सहित जो व्यंजन होगा उसे व्यंजन में गिनेंगे हम। और मात्राएं दो होती हैं, लघु मात्रा और गुरु मात्रा। जो लघु मात्रा होती है उसकी संख्या एक होती है, और जो गुरु मात्रा होती है उसकी संख्या दो होती है। और उसका चिन्ह ये होता है गुरु मात्रा का, और लघु मात्रा का चिन्ह ये होता है। और चरण मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं, समचरण और विषम चरण। पहली और तीसरी पंक्ति जो होती है वो विषम चरण कहलाती है, और दूसरी और चौथी जो पंक्ति होती है वो समचरण कहलाती है। गति बताया मैंने, यण बताया, तुक बताया, और संख्या और कर्म बता दिया। अब आगे हम चलते हैं कि मैडम ये क्या चक्कर है, हमें तो ये नहीं बनाना आता, ये बहुत ही आसान है। आज आपको बिल्कुल आसान तरीके से हम छंद पढ़ाएंगे। तो लघु और गुरु के नियत कर्म से तीन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, गण कहते हैं, मैंने अभी बताया। गणों की संख्या कितनी होती है हमारे पास, गणों की संख्या कितनी होती है,
8 होती है। गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। जैसे यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, ये गुणों की संख्या 8 होती है। ये बनाने बहुत ही आसान है। अभी मैं आपको 1 सेकंड के हिसाब से आपको सिखा देती हूँ। तो गण का नाम और उदाहरण हम किससे बनाएंगे? इसको आपको, ये जो चीज आप देख रहे हैं इसको ध्यान में रखना। यमाता, राजभान, सलगा, ये अक्षर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा ये वाला स्क्रीन पर। इसी से हम सारे गण बनाएंगे। आपको ये सूत्र याद रखना है, इसी से सारे गण आपके बन जाएंगे। अब कैसे बनना है? जैसे कि हम पहले गण का नाम लिखेंगे। पहले पहले वाले अक्षर को उठा लो। पहला अक्षर कौन सा है? ये। तो ये का क्या लगा दो? गण। फिर दूसरा अक्षर क्या है हमारा? मैं। तो इसका देखो, यगण लिख दिया मैंने, यगण लिख दिया। अब यगण ये तो होगा गण का नाम। अब इसका उदाहरण क्या बनेगा? अब तीनों अक्षर एक साथ ले लो, 3, क्योंकि 3 लेना है। तो यगण का क्या बन जाएगा? ये माता। क्या बन जाएगा? यमाता। अब दूसरा वर्ण कौन सा है? मैं की क्या लगा दो? गण। ये तो हो गया आपका मगन, गण का नाम हो गया। अब इसका उदाहरण कैसे बनेगा? अब ये को छोड़ दो, माँ से अगले 3 अक्षर उठा लो, मा ता रा। तो क्या बन गया? मा ता और रा। मेरी स्क्रीन थोड़ी छोटी है। फिर उसके बाद अगला गण कौन सा आएगा? तय। अगला कौन सा अक्षर उठाएंगे हम? तय। तो ये क्या बन जाएगा? तगण। तो तगण का उदाहरण क्या बनेगा? अब तय से आप अगले 3 अक्षर उठा लो, ता रा जय। क्या हो जाएगा आपका? ता रा जय। आप समझ रहे होंगे ना? ऐसे हमें कितने बनाने हैं? 8 बनाने हैं। कितने बना? तगण। तगण के बाद अगला क्या बन जाएगा? आप सीधे बता दोगे। अगला बन जाएगा रगण, फिर बन जाएगा जगण, फिर बन जाएगा भगण, फिर बन जाएगा नगण और फिर बन जाएगा सगण। और इसे ल से नहीं, सह तक ही बनेंगे। ये तो सिर्फ आपकी क्या थी? ये क्या थी आपकी? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये तो ट्रिक थी इसको जोड़ने के लिए कि सलगा। सह तक ही आपको रखने हैं। सह तक आपके 8 गण बन जाएंगे। एक तो यगण, दूसरा मगण, तीसरा तगण, चौथा रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। ये कितने बन गए? 8 गण बन गए हैं। और गणों के उदाहरण आप अब कैसे बनाएंगे? पहले 3 अक्षर ले लो। यमाता, यमाता पहला कौन सा बन गया? यमाता। मैं इसके उदाहरण बता रही हूँ आपको। अब यमाता, अब यमाता की मैं साथ साथ आपको मात्रा भी लगानी बताती हूँ। तो ये की क्या बनाएंगे आप? ये का क्या? फिर मैं आपको लिखा हुआ दिखा दूंगी, पहले समझा देती हूँ। तो यमाता में क्या होगा? ये की एक मात्रा आएगी। माँ में क्या आएगी? ये दीर्घ है तो यहाँ पर ये वाला चिन्ह आएगा। और ता भी आपका दीर्घ है तो ये वाला आ जाएगा। और ये इसका क्या बन जाएगा? ये इसका चिन्ह बन जाएगा। ठीक है, ये आपका चिन्ह बन जाएगा। तो यमाता हो गया। फिर दूसरा कौन सा बनेगा? मा तारा। फिर तीसरा कौन सा बनेगा? तारा जय। फिर चौथा कौन सा बनेगा? चौथा कौन सा बनेगा? 3 हो गए, राजभा। फिर अगला कौन सा बनेगा? राजभा न। ठीक है, यहाँ से आप देखते जाओ। यह मा, पहले कौन सा लोगे? पहले कौन सा लेंगे हम? जैसे ये माता, एक बन गया। फिर मातारा बन गया। फिर तारा जय। ठीक है, फिर रा जय भा, फिर जय भा न, फिर भा न से, फिर भा न से, फिर न से ल। ठीक है, और फिर से ल गा। हमें से तक बनाने हैं। यहाँ तक आपके 8 बन जाएंगे। आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। ये पूरी जो हमने बना रखी है, देखो गण का नाम। तो सबसे पहले कौन सा गण लिया हमने? ये मैंने बताया आपको, ये माता। ये पहले इसका एक ही अक्षर लेंगे हम, ये ले लेंगे। और ये से कौन सा बन गया? हमारा यगण बन गया। और उदाहरण क्या बना? उदाहरण के लिए मैंने कहा कि अगले 3 अक्षर उठा लो, यमाता बन गया। और मात्रा कैसे लगाएंगे? ये आपका सिंगल है और माँ क्या है? आपकी दीर्घ मात्रा है। और ता में भी आपकी दीर्घ मात्रा है। तो ये क्या बन गया? इसका चिन्ह बन गया। आई होप अब तो आप अच्छे से सारे समझ गए होंगे। अब ऐसे ही मातारा नहीं, अगला गण कौन सा होगा? मगन। तो ये बन गया आपका मगन। फिर अगला गण कौन सा होगा? आपका तगन। अगला गण कौन सा होगा? अगला गण कौन सा होगा? ये तगन। फिर रगण, देखो तगन, फिर रगण, फिर
जगण, तो ये जगण, और जय के बाद क्या है, भय, तो ये भगण। इस प्रकार से आपके बनते जाएंगे। ये इसके उदाहरण है। सै तक आपको बनाने हैं और 8 ही गण होते हैं और ये इनके चिन्ह होते हैं। आप जैसे चिन्ह कैसे बनाएंगे, फिर भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो बता देती हूँ। चिन्ह कैसे बनाएंगे, जैसे ये है हमारा सै, सै है तो सै आपका लघु है, तो लघु है तो एक इसकी खड़ी पाई। लै भी आपका लघु है तो एक, और गा क्या है, आ की मात्रा आगे दीर्घ हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, इसका चिन्ह बन जाएगा। अब आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए। अब हम चलते हैं अपने काम की बात पर और किस प्रकार से आपको छंदों को पहचानना है। वीडियो बहुत थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं। अब मैं आपको छंद बताती हूँ। अब हम यहाँ पर सबसे पहले छंदों के हम भेद पढ़ेंगे और आपके जो पेपर में है मात्रिक छंद ही पूछे जाते हैं। इतना कुछ बताने के बाद भी मैं आपको बताऊंगी जो छंद होते हैं हमारे पास वो 3 प्रकार के होते हैं। एक वर्णिक छंद होता है, और एक तो आपका वर्णिक छंद होता है, इससे आगे मेरे में नहीं लिखा जाएगा। एक मात्रिक छंद होता है और एक आपका मुक्तक छंद होता है। 3 प्रकार के छंद होते हैं। इसमें हम वर्णों की संख्या की गणना करेंगे। इसमें हम वर्णों की संख्या इसमें हम क्या करेंगे, 3 प्रकार के छंद बताए मैंने। एक आपको वर्णिक छंद बताया, तो वर्णिक में क्या करेंगे, हम वर्णों की गणना करेंगे, और मात्रिक छंद में हम मात्राओं की गणना करेंगे, ठीक है, मात्राओं की गणना करेंगे। और मुक्तक छंद जो होता है उसमें कोई किसी प्रकार की मात्राएं नहीं होती, ना ही कोई वर्ण की, कोई इस तरीके के नियम नहीं होते हैं। ये मात्राओं और वर्णों के उससे मुक्त रहता है, ठीक है। ये एक मुक्तक रचना है, इसमें किसी प्रकार का कोई नियम नहीं रहता है, इसलिए इसका नाम मुक्तक है, ठीक है। मुक्तक छंद है, मतलब न तो इसमें कोई किसी प्रकार का छंद का बंधन या मात्राओं का बंधन नहीं रहता है। छंद के बंधन से मुक्त होने के कारण इसका क्या नाम है, मुक्तक छंद है। तो अब आप ये समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम बारी बारी मात्रिक छंद के आप काउंट कैसे करेंगे कि कितना है। सबसे पहले आपके जो वार्णिक छंद पढ़ेंगे, और वार्णिक छंद में पहला ही छंद है चौपाई। पहला ही कौन सा है। अब पेपर में आपसे कैसे पूछा जाता है, एक तो सीधा ही प्रश्न पूछा जाता है कि चौपाई किस प्रकार का छंद है। तो आपको याद रखना है चौपाई जो है सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है, यानी कि आधी मात्राएं सम है और आधी मात्राएं आपकी विषम होगी। नहीं, सॉरी, सममात्रिक, पूरी ही मात्राएं कैसी होंगी, सम। अब सम और विषम तो जानते होंगे आप, या सम विषम भी बतानी पड़ेंगे। जैसे कि आपका नंबर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम कहते हैं, और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे 3 है, 5 है, 9 है, इन्हें हम क्या कहते हैं, विषम कहते हैं। सम और विषम संख्याएं आपने मैथ में पढ़ी होंगी ना, 2, 4, 6, 8, 10। तो जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो सम होगी, और जिस संख्या के पीछे ये नहीं होंगे वो सारी आपकी क्या होगी, विषम होगी। तो यहाँ सम मात्रिक की बात कर रहा है, सम मात्रिक। तो चौपाई कैसा छंद है आपका, एक सम मात्रिक छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। मैंने आपको, आप अगर एस्टेट वाले बच्चों को कह रही हूँ, अगर एस्टेट वाले बच्चे ये मात्रा भी आपको और ये कहेंगे कि मैडम गुण लगन तगन तो हमें याद ही नहीं रहते, तो क्या करें। तो आपको इतना जरूर ध्यान रखना कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। अब आपको सीधा क्या करना है कि पेपर में आपकी कोई भी पंक्तियां आई, आपको भाई जैसे मैंने मात्राएं गिननी बताई, आप मात्राएं गिनने शुरू कर दो। अब ये बै है, तो बै के जैसे ये एक शब्द है बै, बै के ऊपर एक मात्रा लेंगे, दै की भी एक मात्रा लेंगे, और ऊ मैंने बताए थे इसके ऊपर चांद बिंदु है, इसकी भी एक मात्रा आ जाएगी। ये भी छोटा ऊ है, एक मात्रा ले लेंगे, और र ऊ ये थोड़ा दीर्घ है तो इसकी ये वाला, मैं थोड़ी, मेरे पास स्पेस कम है। बै की मैंने एक मात्रा लगा दी। फिर दै है, दै भी छोटा है आपका, तो यहाँ पर भी एक मात्रा है, और ऊ एक ऊपर चांद बिंदु है तो इसकी भी लघु मात्रा होगी। अब गुरु पद में ग में कैसा है, छोटे ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है तो एक ही आएगी, और रै में बड़े ऊ की मात्रा है तो इसका गुरु मात्रा आएगी। पै में एक लघु मात्रा है, ठीक है, और दै में भी लघु मात्रा है, ठीक। पै फिर आता है अक्षर है पदुम, पदुम में पै है, आपके पास क्या है, एक मात्रा आएगी।
द छोटा है तो यहाँ भी एक मात्रा आएगी और मैं की भी एक मात्रा आपकी लघु मात्रा आ जाएगी। अब आता है अक्षर परागा। इस तरीके से आपको काउंट करके और फटाफट आंसर को टिक कर देना है अपने पेपर में, थोड़ा थोड़ा आपको हिसाब किताब आ जाएगा। पै में लघु मात्रा, रा में दीर्घ मात्रा और गा में भी आपकी दीर्घ मात्रा। मात्राएं गिन लीजिएगा। एक इसको हम दो मात्राएं में गिनेंगे, ये वाला जो साइन होता है इसको हम दो मात्राओं में काउंट करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4, यहाँ पर 5 और 6, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी मात्राएं आई? 16। और ये देखो इसने क्या कहा था कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। तो ऐसे आपके पेपर में क्या आएगा? ये पंक्ति आएगी और मोटी मोटी आपको काउंट कर लेनी है और क्या करनी है? आपको टिक फटाफट लगा देना कि ये तो चौपाई है। आपको इस तरीके से बस मात्राएं याद रखने की। चौपाई किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक छंद है। और मात्राएं कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती है और मात्राएं मैंने आपको गिननी बता दी है। और इसमें क्या होता है? 4 चरण होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं सभी में आपको काउंट कर करके नहीं बताऊंगी, हम सीधा पढ़ते जाएंगे। अब आता है रोला छंद। तो मात्राएं मैंने गिननी बता दी हैं अच्छे से आपको। रोला ये भी 4 चरण वाला मात्रिक छंद है, 4 चरण वाला मात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कितनी मात्राएं होती हैं। एक एक का उदाहरण यहाँ 7 पर दिया गया है। ये रोला जो है ये भी मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 व 13 पर यति होती है। यति बताया था ना, ठहराव होता है। इसके चारों चरणों की 11वीं मात्रा लघु रहने पर इसे काव्य छंद भी कहते हैं। तो आपको कितना ध्यान रखना है कि आपको ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में जरूर पूछा जाता है। जो रोला छंद है वो कैसा छंद है? कैसा छंद है आपका ये? रोला जो है मात्रिक, ये भी 4 चरण वाला है। तो रोला किसके अंतर्गत आ जाएगा आपका? तो जो रोला छंद है, ये मात्राएं आप देख रहे हैं ना, रोला छंद भी क्या है आपका? सममात्रिक छंद है, क्योंकि इसमें कितनी मात्राएं? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जब भी अभी मैंने आपको गिनकर बताई थी ना, ऐसे गिनोगे तो कितनी मात्राएं आएंगी? 24 मात्राएं। अब मान लो किसी बच्चे को थोड़ी सी गलती भी होगी भाई गिनने में, कि नहीं पता चला उसमें दीर्घ, अगर आप 23 पे भी पहुंच गए तो आप क्या समझोगे कि उसमें कितनी मात्रा? 24 यार। और फिर ऑप्शन में देख लेना, अगर रोला है तो आप क्या समझ जाएंगे कि रोला ही है भाई, इसमें तो ये वाली नहीं थी। इस तरीके से आप ऑप्शन से और लगभग ये मात्राओं से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और एग्जैक्ट आपको काउंट करनी है तो वो भी मैंने आपको बता दी है। तो रोला कैसा है? रोला 4 चरण वाला मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 व 13 मात्राओं पर यति होती है। आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले चौपाई बताया मैंने। चौपाई जो है सममात्रिक छंद है। रोला जो है ये भी आपका क्या है? सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद है। अब आ जाते हैं हरिगीति का। ये तो पेपर में थोड़ा कम ही पूछा जाता है, ऑप्शन में जरूर दे देते हैं। हरिगीति का भी आपका सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। तो अभी मैंने ऊपर के तीनों नाम बताए आपको, चौपाई, रोला और हरिगीता। हरिगीति का ये तीनों ही कैसे हैं? सममात्रिक छंद हैं। अब आ जाते हैं हम अर्धमात्रिक छंद पर। देखो अब आते हैं हम दोहा पर। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। दोहा किस प्रकार का है? अर्धमात्रिक छंद है। कैसा है? अर्धमात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरण में मैंने बताया था ना, विषम चरण, पहला और तीसरा चरण कौन सा होता है? पहला और तीसरा चरण विषम चरण होता है। यानी कि प्रथम और तृतीय चरण में 13 तथा सम चरण द्वितीय व चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। ध्यान आपको इतना रखना कि अर्ध सममात्रिक छंद है और इसमें 24 मात्राएं होती हैं। अब सोरठा क्या क्या होगा अब गिन लेंगे, आप गिन के निशान लगा देंगे, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। सोरठा भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ये दोहा का विलोम होता है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11, जो ये सोरठा है ना, ये दोहे का उल्टा होता है। आप ऐसे याद रखना, मैंने तो ऐसे कर रखा था कि दोहे में तो होती हैं 13 और सोरठा में हो जाएंगी 11 यानी कि आपके विषम प्रथम व तृतीय में तो 13 हो जाएंगे, दूसरे और चौथे में 11 हो जाएंगे दोहे के अंदर।
ठीक, ऐसे आपको याद रखना है। तो सोठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ये दोहे का उल्टा होता है। दोहे में 13-11 होती हैं, तो 11-13 इसमें सोठे में होती हैं। छप्पे छंद में कौन सा आ जाएगा? ये एक 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम 4 चरण रोला के तथा अंतिम 2 उल्लास छंद के होते हैं। तो आपको ये याद रखना कि छप्पे जो छंद है वो किस प्रकार का है? हमारा विषम मात्रिक छंद है। अब आते हैं कुंडलियां, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। ये भी 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। किस प्रकार का है? विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। कुंडलियों के प्रथम 2 चरण दोहा, यानी कि 6 लाइन होंगे ना आपको इस तरह से। आपकी कविता की मान लो किसी की काव्य की 6 पंक्तियां दे दी, 2 3 4 5 और 6, तो दो में तो आपको क्या मिलेगा? आपको रोला मिलेगा, और बाकी जो नीचे की 4 बच गई वो आपको अलग से मिलेंगी। ये दोनों छंद कुंडली के रूप में, कुंडली के छंद में इसमें कौन कौन सा होता है? दोहा और रोला, दो मिलकर बनाते हैं आपकी कुंडलियां छंद। ठीक है, दोहा और रोला दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कुंडलियां छंद बनाते हैं। तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कुंडलियों के प्रथम 2 चरण में दोहा होता है और बाद के 4 चरण में क्या होता है? रोला होता है। तो मैंने बताई ना आपको 6 लाइनें मिलेंगी, 4 5 और 6। पहले 2 में क्या मिलेगा आपको? दोहा मिलेगा, और नीचे की 4 में क्या मिलेगा आपको? रोला मिलेगा। और जो कुंडलियां होती हैं वो आपका विषम मात्रिक छंद होता है, और मात्राएं कितनी होती हैं? 24 होती हैं। ये आपको गिन के ध्यान लगाना है। कई तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये दे रखा है आपको, ठीक है, ये इनके यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। सभी की अगर मैं करवाने लगी तो बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। ये आपके मात्रिक छंद थे जो अक्सर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। पूरी मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, तो जो आपको याद करने के लिए बताए वो आप याद कर लेना। ठीक है, इसी तरीके के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब वार्णिक छंद तो आपके पेपर में ना के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन मैं मना नहीं करूँगी। हो सकता है भाई इस बार पूछ ले, ये तो थोड़ी धुंधली आ गई हमारे पास, क्या करेंगे हम। ठीक है, देखो पहले छंद का नाम देख लेते हैं। वर्णिक छंद कौन कौन से होते हैं? तो इंद्रव्रजा, फिर होता है हमारा उपेंद्र व्रजा, फिर होता है बसंत लित का, और फिर होता है मलिनी। ये कुछ हमारे छंदों के नाम हैं। मंदाक्रांता, शिखारणी और वंशत। ठीक है, ये मैं सारे ही ले आई हूँ, पता नहीं कौन सा आपसे पेपर में पूछ ले। तो और आगे भी है क्या? और आगे मेरे पास नहीं है, ये है इसमें एक और है लास्ट में, ये मालती। तो ये पहले तो आपको इनके नाम याद रखना है कि कौन से मात्रिक है और कौन से वार्णिक हैं। ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। उपेंद्र, तो इनको कैसे करेंगे? ये बहुत ही आसान होते हैं। याद करने का सेम वही तरीका है कि कैसे आपको पहचानना है कि प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। 5वें 6ठे चरण पर यति होती है। तो ये तगन मगन मैंने आपको सारी बात बताई थी, और 2 गुरु होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंद्र वर्जा में कितने होते हैं? 11। मतलब इंद्र के कितने वर्ण हैं? आप ऐसे याद रख लें, 11 वर्ण होते हैं भाई। इंद्र का एक, फिर उपेंद्र व्रजा, ये भी दोनों देखने में एक जैसे हैं, तो इसमें भी 11 वर्ण होते हैं। इसमें भी 5वें और 6ठे वर्ण पर यति होती है, इसमें 5वें वर्ण पर यति होती है। ठीक है, ये तगन मगन, ये अगर आपसे ध्यान भी नहीं रहते हैं तो आप इतना जरूर मोटा मोटा ध्यान रखना कि इसमें 11 वर्ण होते हैं, इसमें भी वर्ण होते हैं। अब मैं आपको वर्ण और गिनना सिखा देती हूँ। वर्ण में अब हम मात्राएं नहीं गिनेंगे, मात्राएं नहीं गिनेंगे। जैसे कि मैं आपको ये बताती हूँ, देखिए, च एक वर्ण, ल एक वर्ण, 2 3, यहाँ पर 4 5 6। देखो वर्ण कैसे गिने हैं, यहाँ पर कौन कौन से वर्ण हैं? एक तो कौन सा वर्ण आया? च, फिर कौन सा आया? ल, फिर ब, फिर ल, फिर प। हमें मात्रा से लेना देना नहीं है, यहाँ सिर्फ वर्ण गिनना है। क, फिर प, फिर द, और फिर क, और फिर लास्ट में क्या है? ल। गिन लो इसे, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और आपके इसमें क्या कहा है? देखो कि कौन कितने होते हैं इसमें वर्ण? उपेंद्र वर्जा में कितने वर्ण होते हैं आपके? 11 वर्ण होते हैं। तो ऐसे गिन लोगे आप,
ठीक है। तो ऐसे गिन के आप क्या लगा देंगे, तुरंत निशान लगा देंगे कि ये है। बस आपको ये याद होना चाहिए कि इंद्रवर्जा और उपेंद्रवर्जा में 11-11 वर्ण होते हैं। इंद्रवर्जा में 5वें और 6ठे पर यति होती है और इसमें 5वें पर यति होती है। जो एचपीएससी सब्जेक्टिव वाले बच्चे देख रहे हैं उनको तो शायद ये थोड़ा याद करना ही पड़ेगा। और जो बसंत तिल का है, इस छंद में 14 वर्ण होते हैं। ये भी आप कहें तो मैं आपको गिना के दिखा सकती हूँ। 14 वर्ण होते हैं। जैसे कौन कौन से, एक तो भाई भै 1, मैं 2, रै 3, 4, सै 5, रै 6, दै में 7, एक ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कितने आए? 14। और इसमें होते कितने हैं? 14। देखो ये 14 वर्ण आ गए, ऐसे आप गिन लोगे, ये 14 वर्ण आ गए। तो आप शायद अच्छे से समझ गए होगे। अब मुझे इसमें ज़्यादा और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है कि किस में कितने कितने वर्ण होते हैं। तो बसंत लिटका में कितने होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। मंजू मालिनी में कितने, या मालिनी में, मालिन के भाई 15 वर्ण होते हैं। आप कोई भी अपना कोड बढ़ा लेना, आपको प्रश्न में अपना उत्तर सही करने से मतलब है। चाहे तो मालिन को 15 बनाओ, चाहे तो भाई मंजू ने बनाओ, चाहे बसंत ने बनाओ, चाहे किसी को भी बनाओ। ठीक है भाई। जो आप ऐसे याद रखना कि मंदाक्रांता, जो आदमी मंद है ना यार, उसमें सबसे ज्यादा वर्ण आ गए। और शिखरणी, जो शिखर पे होगा उसमें भी 17 ही वर्ण है। क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़े देखो 11, 11, 15 और मंदाक्रांता और शिखरणी, यानी कि मंदाक्रांता जो सबसे नीचे है और शिखरणी जो सबसे ऊंचा ऊंचा है, दोनों में कितने कितने वर्ण हैं? सॉरी, दोनों में कितने कितने वर्ण हैं? 17-17 वर्ण हैं। ये आपको याद रखने की ट्रिक मैंने बता दी। ठीक है। मंदाक्रांता और शिखरणी दोनों में 17-17 वर्ण होते हैं। और शिखारिणी है, सॉरी मैं शिखरणी बोल रही हूँ। मंदाक्रांता में 17 वर्ण होते हैं। चौथे, छठे और 7वें वर्ण पर, 4, 6 और 7 वर्ण पर क्या होती है? यति होती है। और वर्णों का क्रम मगण भगण भैये ये हैं। ठीक है। शिखारणी में भी 17 वर्ण होते हैं। 6 वर्णों पर यति होती है। वंशथ में 12 वर्ण होते हैं। भाई वंशथ में क्या होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। आप अपनी ट्रिक बना लेना और इनको याद कर लेना। लास्ट है मालती आपका, इसे दूसरा नाम है इसका मत गयंद। मत गयंद। और इसमें कितने वर्ण होते हैं? 23 वर्ण होते हैं। ये आप वर्णों की यहाँ पर गणना कर सकते हैं। 12 वर्णों पर क्या होती है? यति होती है। यति का मतलब विराम। ठीक। तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। तो ये हमारे वर्ण थे और ये सारा आपको बता ही दिया है। अगर आप कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर कुछ प्रश्न भी हैं आपके, किस तरीके से आपको प्रश्नों को पहचानना है। तो ये प्रश्न मैंने कुछ लिए थे आपके लिए, ये देखिए। कुछ हो सकता है यहाँ से आ जाए, तो आपको ये देखना है। रत्नाकर रत्नाकर कृत गंगा अवतरण, ये रचना है, किसी रत्नाकर की रचना है और रत्नाकर द्वारा रचित है गंगा अवतरण। किस छंद में लिखा गया है? तो एक रोला छंद में लिखा गया है। अब अवधी भाषा का निजी छंद कौन सा है? बरवे है। और छंद के कितने प्रकार होते हैं? मैंने आपको अभी बताए थे, 3 प्रकार होते हैं, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक छंद। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार में कौन सा छंद है? दोहा छंद है। अब आपको कैसे कंफर्म करना है? अगर यही लाइनें आ जाती हैं भाई गिनने लग जाओ। दोहा मात्रिक में आता है। ठीक है। रोला में मात्रा है, मतलब रोला। ठीक है। और रोला किस किस से मिलकर बनता है? उल्लास, रोला प्लस उल्लास से मिलकर बनता है। और प्रथम व तृतीय किसके, आपसे प्रश्न में ऐसे दे दे कि प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं, दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, उसे क्या कहते हैं? हम दोहा कहते हैं। 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। और सममात्रिक छंद का उदाहरण क्या है? चौपाई है। और राइमन पानी राखे बिन पानी सब सून, इसमें क्या है? दोहा है। और दोहा क्या है? आपका अर्ध सममात्रिक छंद है। किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चोहे जो करो शरण्य तिहारे, इसमें घनाक्षरी है। तो ये इतने आपके नहीं पूछते हैं, जो इम्पोर्टेंट थे और आज तक पूछे गए हैं मैं वही लेकर आई हूँ। दोहे का उल्टा क्या होता है? सोठा होता है। दोहे में 13-11 होता है, तो सोठा में 11 और 13 होते हैं मात्राएं।
सुनी सिए सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। तो इसमें क्या है, चौपाई है। निज भाषा 29 है, ये पंक्ति पूछी जाती है, पंक्ति भारतेंदु की है और इसमें दोहा है। ठीक है, जिस छंद में पहले व तीसरे चरण में ये हम कर चुके हैं। और जैसे कि आपको ये दे दे तो आपको पहचानना है, मुख होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवु सकल कमी कलिमल दहन। तो इसमें कौन सा है, आप मात्राएं लगा लगा के देखना, इसका जो आंसर होगा वो सोठा है। अब आपको याद रखना चाहिए कि सोठा में कौन कितनी मात्राएं होती हैं और लग जाओ यहाँ से मात्रा काउंट करने में। ठीक है, हो है, बड़े ओ की मात्रा एस आ जाएगी, बड़ी ई तो या भी दीर्घ आ जाएगी, वाचाल में भी दीर्घ, चय में भी दीर्घ, लय में सिंगल, इस तरह से गिनने लग जाओ। आपको पता होना चाहिए चौपाई में कितनी मात्रा है, दोहा में कितनी है, बरवे में कितनी, चौपाई में, फिर आप यहाँ काउंट करके आप निशान लगा देंगे कि ये कौन सा है। ठीक है, अगले और कुछ प्रश्न हैं, ये भी देख लेते हैं, ये भी पेपर में पूछे जाते हैं। ये तो मैंने आपको, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। तो सममात्रिक छंद आपको वही है, याद कर लेने, सोठा है। और एक और पंक्ति है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, अली कली ही सो बंद्यो आगे कौन हवाल। तो ये किस में रचित हैं, आपकी दोहा में है। और भाई इनमें से अगर कोई गलत हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, देख लेना आप। अभी मैंने बताई थी निज 29 सही सब 29 को मूल, तो इसमें कौन सा है, दोहा है। और ये मैं आपके लिए थोड़े से प्रश्न यहाँ पर समझाने की कोशिश की थी कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछेंगे। तो अर्धमात्रिक जाति का छंद कौन सा है, जो दोहा है वो अर्धमात्रिक है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, 16 हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ये हम कर चुके हैं। और ये मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लेकर आई थी, वो वही है, सारा आप गिनकर आप बता देंगे। सारे प्रश्नों से मैंने आपको अवगत करवा दिया है। और ये मैंने बताया था, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं। दोहे और रोले का क्रम से मिलाने का कौन सा छंद मिलता है, बनाया था ना, दोहे और रोले को मिलाने से कुंडलियां बनती हैं। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो इसमें बरवे है, मात्राएं गिन के देख लेना। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अगर आपको समझ में आई हो, और अच्छी लगी हो तो अच्छे कमेंट करा, शेयर इतनी कर देना कि इसके लाइक सबसे ज़्यादा होने चाहिए इस वीडियो को। काफ़ी समय हमें इसको पढ़ाने में लगा है और कोशिश की है कि मैं आपके सारे प्रश्नों के जवाब दूं और अच्छे से आपको समझाऊं, क्योंकि कई दिन से बच्चे कह रहे थे कि मैम छंद तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था, कि थोड़े से इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है। तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मैं खुलकर कह रही हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये गुरु दक्षिणा के तौर पर ही आप समझें, क्योंकि जो आपका उपकार करता है उसके प्रति आपको कृतज्ञ रहना चाहिए और किए गए उपकार को नहीं भूलना चाहिए। तो इसी के बहाने आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।